आज देखने समझने के लिए कुछ बहुत ही अनोखी चीज़ है। ये कोई रिसर्च पेपर या कोई न्यूज़ रिपोर्ट नहीं, बल्कि खंडवा मध्य प्रदेश से कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक हिंदी की गाइड बुक है। इसका नाम है प्रद्यन्या। अच्छा, पहली नजर में ये शायद एक आम सी कुंजी या गाइड लगे जो मतलब परीक्षा में पास होने में मदद करती है, लेकिन ऐसी चीजें अक्सर अपने समय का आईना होती हैं। बिल्कुल, और हमारा आज का मिशन भी यही है। हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के एक जिले की ये साधारण सी दिखने वाली गाइड बुक हमें भारत की आने वाली पीढ़ी के लिए उसकी उम्मीदों, उसके डर और उसकी आकांक्षाओं के बारे में क्या बताती है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, तो शुरुआत ही काफी दिलचस्प है। मैंने भी यही सोचा था कि ये एक सामान्य गाइड होगी, लेकिन इसका पहला पन्ना खोलते ही मुझे भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक दोहा मिला। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल। ये तो काफी अप्रत्याशित है एक गाइड बुक के लिए, है ना? ये भाषा को लेकर एक बहुत मजबूत संदेश देता है कि सारी तरक्की की जड़ अपनी भाषा ही है। और ये सिर्फ एक भावनात्मक बात नहीं है। प्रस्तावना में साफ लिखा है कि ये गाइड समग्र शिक्षा अभियान के तहत 2024-25 सत्र के लिए एक नवाचार है। और इसका लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, ऐसे छात्र जो सीखने में पीछे रह जाते हैं उनकी मदद करना। और इसके जो परिणाम बताए गए हैं वो तो काफी प्रभावशाली हैं। हाँ, आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। इसमें लिखा है कि इस पहल की वजह से ज्यादातर स्कूलों का रिजल्ट 100% रहा। 100%? जी हाँ, और पूरे जिले के नतीजों में 24% का उछाल आया। 24%? ये तो बहुत बड़े नंबर हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इस गाइड में ऐसा क्या है। क्या ये सिर्फ बेहतर तरीके से छपे हुए नोट्स हैं? शायद उससे कहीं ज्यादा। जब दस्तावेज में लक्षित हस्तक्षेप या टारगेटेड इंटरवेंशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, अच्छा, तो इसका मतलब है कि उन्होंने खास कमजोरियों को पहचाना है। हो सकता है भाषा को और सरल बनाया गया हो, या परीक्षा में आने वाले सवालों के पैटर्न पर ज्यादा ध्यान दिया गया हो। यहाँ मकसद सिर्फ हिंदी सिखाना नहीं है, बल्कि छात्रों को हिंदी की परीक्षा पास करने का तरीका सिखाना है। और जाहिर है ये काम कर रहा है। सही बात है। और यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ है, वे सिर्फ पास होने पर नहीं रुक रहे। अच्छा, 2025-26 के लिए उनका लक्ष्य है A+ और A ग्रेड लाने वाले छात्रों की संख्या बढ़ाना। और ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है ना? इसका मतलब है कि अब सिस्टम सिर्फ फेल होने वाले बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहा, बल्कि जो होशियार बच्चे हैं उन्हें और बेहतर बनाने की सोच रहा है। मतलब सिर्फ कमियों को दूर करने से आगे बढ़कर उत्कृष्टता की ओर जाने का एक साफ संकेत है ये। बिल्कुल। तो उत्कृष्टता की इसी राह पर 10वीं के छात्र किन बड़े विचारों से जूझ रहे हैं, चलिए सीधे निबंध वाले हिस्से पर चलते हैं। 3 मुख्य विषय दिए गए हैं। कौन कौन से? विज्ञान के चमत्कार, पर्यावरण प्रदूषण और कंप्यूटर की आवश्यकता। अच्छा, विज्ञान के चमत्कार, ये तो एक क्लासिक विषय है। हम सबने अपने स्कूल के दिनों में इस पर जरूर लिखा होगा। हाँ, मुझे याद है हमारे जमाने में भी ये बहुत लोकप्रिय विषय था, लेकिन तब हम ज्यादा से ज्यादा टेलीविजन और टेलीफोन के बारे में लिखते थे। सही है। अब देखिए इस गाइड में मोबाइल, मिक्सर, हरित क्रांति और टीबी हैजा जैसी बीमारियों की रामबाण दवाइयों का जिक्र है। तो आज के जमाने के हिसाब से अपडेटेड है। हाँ, ये विज्ञान की एक बहुत ही आशावादी, लगभग जादुई तस्वीर पेश करता है। इसमें जो ढांचा है वो देखने लायक है। प्रस्तावना, विज्ञान के उपयोग, समय की बचत, दुनिया तक पहुंच, स्वास्थ्य, कृषि और फिर अंतिम निष्कर्ष। एक तरह से फायदों की एक लिस्ट बनाने जैसा है। हाँ, छात्रों को एक व्यवस्थित तरीके से सोचना सिखाया जा रहा है। लेकिन इसका निष्कर्ष मुझे सबसे दिलचस्प लगा। सब कुछ अच्छा बताने के बाद आखिर में एक चेतावनी है। क्या लिखा है? लिखा है, परंतु इसके साथ ही मनुष्य अधिक आलसी हो गया है। कई बार विज्ञान का दुरुपयोग भी किया जाता है, जिससे मानवता पर हमेशा खतरा बना रहता है। ओह, तो ये अचानक से गंभीर मोड़ ले लेता है। बिल्कुल। ये बहुत महत्वपूर्ण है। शायद 9वीं कक्षा तक विज्ञान की सिर्फ तारीफ होती है, लेकिन 10वीं में पहली बार छात्रों को ये बताया जा रहा है कि हर तकनीक की एक कीमत होती है। ये उनकी सोच में एक तरह की परिपक्वता लाने जैसा है। बिल्कुल। उन्हें सिखाया जा रहा है कि दुनिया सिर्फ अच्छी या बुरी नहीं होती, बल्कि जटिल होती है। और ये जटिलता अगले ही निबंध में और भी ज्यादा खुलकर सामने आती है। एक तरफ तो ये गाइड विज्ञान को हर मर्ज की दवा बता रही है, लेकिन अगले ही पन्ने पर ये उसी विज्ञान को युद्ध में शैतान भी कहती है। ये तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास है ना? पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध की शुरुआत ही इसी दमदार कथन से होती है।
विज्ञान शांति में फरिश्ता है लेकिन युद्ध में शैतान है। वाह, ये तो छात्रों को सीधे उस दोराहे पे खड़ा कर देता है जहां उन्हें विज्ञान के दोहरे चरित्र को समझना पड़ता है। इसमें प्रदूषण के 4 प्रकार बताए गए हैं, वायु, जल, भूमि और ध्वनि, और हर एक के कारण बताए गए हैं। जानकारी बहुत सीधी और सपाट होगी। हाँ, जैसे वायु प्रदूषण कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसों से होता है। लेकिन यहाँ आकर्षक बात इसका प्रारूप है। ये सिर्फ समस्या गिनाकर नहीं छोड़ देता। सही। हर तरह के प्रदूषण के लिए एक समाधान भी सुझाया गया है। हाँ, जैसे वायु प्रदूषण के लिए साफ सुथरे ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग और उत्सर्जन को कम करने के तरीकों पर ध्यान देना। और ये एक बेहद जरूरी कौशल है। ये छात्रों को सिर्फ एक मूक दर्शक नहीं बल्कि एक सक्रिय भागीदार बनने के लिए तैयार कर रहा है, जो समस्याओं के समाधान के बारे में सोचे। बिल्कुल। और समाधान सिर्फ तकनीकी नहीं है, इसमें स्वच्छता मानकों का पालन करने और स्वस्थ और निर्मल जीवन शैली अपनाने की भी बात की गई है। अच्छा, तो ये व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारी पर भी जोर दे रहा है। हाँ, कि ये सिर्फ सरकार या वैज्ञानिकों का काम नहीं है, ये हम सबका काम है। ये एक समग्र दृष्टिकोण है। ये विज्ञान, तकनीक, व्यक्तिगत आचरण और सामाजिक नीति, इन सबको एक साथ लाता है। दिलचस्प बात यह है कि ये गाइड विज्ञान को समस्या और समाधान दोनों के रूप में प्रस्तुत कर रही है। ये तो बहुत ही परिपक्व दृष्टिकोण है। ठीक है, तो हमने विज्ञान की अच्छाई और बुराई दोनों देख ली। अब आते हैं तीसरे बड़े विषय पर जो आज के दौर में शायद सबसे ज्यादा प्रासंगिक है, कंप्यूटर। अच्छा। और इस निबंध की शुरुआत ही ज्ञान विस्फोट जैसे भारी भरकम शब्द से होती है। ज्ञान विस्फोट, ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये कंप्यूटर को सिर्फ एक मशीन के तौर पर नहीं बल्कि एक क्रांति के तौर पर देख रहा है। हाँ, जिसने जानकारी तक हमारी पहुंच को हमेशा के लिए बदल दिया है। और इसके उपयोगों की सूची तो कमाल की है। एक तरफ तो ये छात्रों की मदद, चिकित्सा और डिजाइनिंग की बात करता है, लेकिन मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी कि ठीक बगल में शस्त्रों की गति और निशाने पर नियंत्रण का भी जिक्र है। क्या? हाँ, और लिखा है अब सैनिक छिपकर भी बमों का विस्फोट रिमोट कंट्रोल से कर सकते हैं। ये 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए है। जी। देखिए, ये हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं के बारे में बहुत कुछ बताता है। एक विकासशील राष्ट्र के लिए तकनीक सिर्फ सुविधा का साधन नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और दुनिया में अपनी ताकत दिखाने का भी एक जरिया है। अच्छा, मतलब ये निबंध अनजाने में ही छात्रों को एक संदेश दे रहा है। हाँ, कि तकनीकी ज्ञान हासिल करना सिर्फ एक अच्छा करियर बनाने के लिए नहीं बल्कि एक तरह से राष्ट्र सेवा के लिए भी जरूरी है। और करियर पर तो बहुत सीधा जोर है। इसमें साफ लिखा है कि मेधावी छात्रों को अपने स्वर्णिम भविष्य की खोज के लिए इसका अध्ययन करना चाहिए। तो कंप्यूटर को सीधे सीधे सफलता की गारंटी के तौर पर पेश किया गया है। बिल्कुल। और अगर हम इन तीनों निबंधों को एक साथ देखें तो एक पैटर्न उभरता है। विज्ञान के चमत्कार भविष्य के प्रति एक आशावादी दृष्टिकोण दिखाता है। पर्यावरण प्रदूषण उस आशावाद से जुड़ी चिंताओं को सामने लाता है, और कंप्यूटर उस चिंता का एक संभावित समाधान और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। एक तकनीकी भविष्य। ये एक पूरी कहानी है जो आशा, चिंता और समाधान के इर्द गिर्द बुनी गई है। लेकिन यहाँ एक बात खटकती है। ये तीनों विषय, विज्ञान, पर्यावरण और कंप्यूटर, ऐसे प्रस्तुत किए गए हैं जैसे ये 3 अलग-अलग दुनिया हों। सही पकड़ा आपने। हर एक का अपना अध्याय, अपनी रूपरेखा, जबकि असल जिंदगी में तो ये तीनों एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। जिन कंप्यूटरों का हम जश्न मना रहे हैं, उन्हें बनाने और चलाने में जो ऊर्जा लगती है और जो ई-कचरा पैदा होता है, वो उसी प्रदूषण को बढ़ाता है जिसकी हम दूसरे निबंध में चिंता कर रहे हैं। और इन पर्यावरणीय समस्याओं को समझने और हल करने का रास्ता भी विज्ञान और तकनीक से ही होकर जाता है। तो ये गाइड उन्हें अलग अलग टुकड़ों में तो सोचना सिखा रही है, लेकिन शायद अभी तक उन टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर देखना नहीं सिखा रही है। शायद ये शिक्षा के विकास का अगला चरण हो। अभी उन्हें विषयों से परिचित कराया जा रहा है, आगे चलकर उन्हें इन विषयों के बीच के जटिल संबंधों को समझना सिखाया जाएगा। हो सकता है। अच्छा, इन बड़े बड़े विचारों से हटकर अब कुछ व्यवहारिक बातों पर आते हैं। ये गाइड सिर्फ निबंधों तक ही सीमित नहीं है, ये असल जिंदगी के लिए भी तैयार करती है। कैसे? इसमें पत्र लेखन पर एक पूरा खंड है। और ये बहुत जरूरी है। अकादमिक ज्ञान अपनी जगह है, लेकिन असल दुनिया में संवाद करने का सलीका आना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसमें एक औपचारिक पत्र का बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। अमन शर्मा नाम का एक छात्र जो शासकीय उच्चतम माध्यमिक विद्यालय खंडवा में पढ़ता है, अपने प्रिंसिपल को एक अर्जी लिख रहा है। किस बारे में? विषय है स्थानांतरण प्रमाण पत्र, यानी टीसी लेने के लिए।
वो बताता है कि उसने 10वीं प्रथम श्रेणी में पास की है और उसके पिता का ट्रांसफर भोपाल हो गया है, इसलिए उसे आगे की पढ़ाई के लिए टीसी चाहिए। ये एक आदर्श उदाहरण है। ये सिर्फ व्याकरण सिखाना नहीं है, ये बच्चों को असल जिंदगी के लिए तैयार कर रहा है। अपनी बात सलीके से और असरदार तरीके से कैसे रखें। बिल्कुल, चाहे वो प्रिंसिपल को अर्जी लिखनी हो या कल को नौकरी के लिए आवेदन करना हो। सही कहा। इसमें अभिवादन से लेकर अपनी बात रखने का तरीका और अंत में आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखने तक हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा गया है। तो ये गाइड व्याकरण, मुहावरे, लोकोक्तियों से लेकर औपचारिक पत्राचार तक सब कुछ कवर कर रही है। हाँ, ये छात्रों में एक सर्वांगीण भाषाई क्षमता का निर्माण कर रही है, उन्हें दुनिया में प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए तैयार कर रही है। तो जब हम इन सभी हिस्सों को एक साथ रखकर देखते हैं, भाषा पर जोर, विज्ञान की दोहरी प्रकृति, पर्यावरण के प्रति जागरूकता और कंप्यूटर को भविष्य के रूप में देखना, और फिर ये व्यवहारिक जीवन कौशल, हाँ, तो ये प्रदन्या गाइड सिर्फ नोट्स का एक बंडल नहीं रह जाती। बिल्कुल नहीं। ये शैक्षिक प्राथमिकताओं का और उससे भी बढ़कर एक समाज की आकांक्षाओं का एक स्नैपशॉट है। ये एक सावधानीपूर्वक तैयार किया गया उपकरण है जो ये आकार देने के लिए बनाया गया है कि अगली पीढ़ी दुनिया को कैसे समझे और उसके साथ कैसे संवाद करे। ये उन्हें सिर्फ तथ्य नहीं दे रहा, ये उन्हें एक नजरिया दे रहा है। एक ऐसा नजरिया जो उन्हें बताता है कि क्या महत्वपूर्ण है, किन समस्याओं पर ध्यान देना है और भविष्य के लिए कौन से उपकरण सबसे जरूरी हैं। ये एक तरह से 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए राष्ट्र के एजेंडे का एक सरल संस्करण है। और ये हमें इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। हाँ, ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। हमने देखा कि ये गाइड छात्रों को विज्ञान, पर्यावरण और कंप्यूटर के बारे में अलग-अलग सोचना सिखाती है। लेकिन जैसा हमने बात की, असल दुनिया में ये सब आपस में गुंथे हुए हैं। जिन कंप्यूटरों का हम जश्न मनाते हैं, वे उस प्रदूषण में योगदान करते हैं जिसकी हम चिंता करते हैं, और विज्ञान ही इसे हल करने की कुंजी है। तो सवाल ये है कि हमारे शिक्षा प्रणाली का अगला कदम क्या होना चाहिए? क्या हमें छात्रों को केवल इन विषयों के बारे में पढ़ाना चाहिए, या फिर उन्हें इन विषयों के बीच के इन जटिल संबंधों और विरोधाभासों को नेविगेट करना भी सिखाना चाहिए? सिर्फ ये नहीं कि कंप्यूटर जरूरी है और प्रदूषण खराब है, बल्कि ये कि हमारे तकनीकी विकल्प हमारे पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं और हम विज्ञान का उपयोग एक स्थायी संतुलन बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं। शायद असली प्रगतियां या ज्ञान इन डॉट्स को जोड़ने में ही है।